हर हलचल से रखने के लिए आपको बाखबर न्यूज रूम से रहती है हर खबर पर हमारी सीधी नजर। मैं पूजा मोहन पांडे आप तमाम लोगों का न्यूज इंडिया पर स्वागत करती हूं। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। देश भर में बकरीद की धूम आज देखने को मिली है, फिर चाहे वो दिल्ली हो या फिर आर्थिक राजधानी मुंबई, हर जगह धूमधाम से बकरीद का त्योहार मनाया गया समेत कई जगहों में बकरीद मनाई जा रही है। दिल्ली के जामा मस्जिद की अगर बात करें तो नमाज अता फरमाई गई है। वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई में भी बकरीद की धूम देखने को मिल रही है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। देखिए लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस समय नमाज अता फरमाई जा रही है। नमाज के बाद कई जगहों पर लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद भी है और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम देश के अलग अलग हिस्सों में इस दौरान देखने को मिल रहे हैं। कई राज्यों में ईद उल अजहा को लेकर कई तरह के इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं ताकि सौहार्दपूर्ण माहौल में ईद उल अजहा का त्यौहार आज मनाया जाए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं जब मासूम बच्चे भी इस दौरान नमाज अदा करने पहुंचे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक लाइव तस्वीरें आप देख पाएंगे, कई जगहों पर इस समय भी नमाज अदा की जा रही है और दूसरी तस्वीर दिल्ली के जामा मस्जिद की। हजारों लोगों ने एक साथ खुदा के सजदे में सिर झुकाया। 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, रांची, भोपाल, तिरुवनंतपुरम, वाराणसी की तस्वीरें। देखिए हर एक जगह देश के हर कोने में नमाज की और ईद उल अजहा की जो धूम है वो देखने को मिली। फिर चाहे वो दिल्ली हो या देश की आर्थिक राजधानी मुंबई हो, सुरक्षा के इस बीच कड़े इंतजामात भी नजर आए। एक तरफ पूरा देश त्योहार मना रहा है, दूसरी तरफ मणिपुर सुलग रहा है। मणिपुर से बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मणिपुर के लिए रवाना हुए हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मणिपुर के लिए रवाना हुए हैं राहुल गांधी। 2 दिवसीय दौरे पर हैं। हिंसा प्रभावित मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी कई इलाकों का दौरा करेंगे जिसमें इम्फाल आता है। चुराचांदपुर भी जाएंगे। राहत शिविरों का रुख करेंगे राहुल गांधी। इस दौरान तमाम पीड़ितों से मुलाकात भी करेंगे राहुल गांधी। जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात होगी, सामाजिक प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जब राहुल गांधी अपने दफ्तर से एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए थे और बताया जा रहा है कि 11 बजे तक राहुल गांधी पहुंच जाएंगे मणिपुर। इम्फाल और चुराचांदपुर में राहत शिविरों का दौरा करने वाले हैं। मणिपुर के लिए रवाना हो गए हैं राहुल गांधी। ये दौरा आज का बेहद खास 2 दिवसीय दौरा है राहुल गांधी का। इम्फाल और चुराचांदपुर में लगभग 50,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि प्रभावित हैं और इन क्षेत्रों में रह रहे हैं। हिंसा की आग का लगातार जिक्र हो रहा है कि किस तरीके से मणिपुर झुलस रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं, बताते हैं कि पिछले 2 महीने से जातीय दंगों की आग में झुलस रहा है मणिपुर। अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मेती समुदाय की मांग के विरोध में निकाली गई थी आदिवासी एकजुटता मार्च। 3 मई को पर्वतीय जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च के आयोजन के बाद झड़पें शुरू हुई थी। 3 मई 2023 की शुरुआत में जातीय हिंसा में 120 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। अब तक अगर बात की जाए तो मणिपुर में जारी जातीय हिंसा में 3000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। तो वहीं कई ऐसे लोग हैं जो कि राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। अब आप समझिए कि मणिपुर में आखिरकार हिंसा क्यों भड़की है। हाईकोर्ट ने 27 मार्च को मेती को एसटी का दर्जा देने का फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद कुकी और मेती समुदाय के बीच हिंसा भड़की। 27 अप्रैल की रात से मणिपुर में हिंसा की शुरुआत हुई।
मणिपुर की घाटियों और पहाड़ियों में रहने वाले 35 से ज्यादा समुदाय हैं। कुकी समुदाय राज्य सरकार की तरफ से कराए जा रहे लैंड सर्वे से लगातार नाराज बताया जा रहा है। ये सर्वे चुराचांदपुर खोपुर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इलाके में किया गया था। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रीजन करीबन 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। कुकी समुदाय को आजादी के बाद से ही आदिवासी का दर्जा मिला हुआ है। राज्य सरकार ने रिजर्व्ड फॉरेस्ट क्षेत्र में जब ये सर्वे स्टार्ट करा, इसके बाद ये गुस्सा देखने को मिला था। लगातार मणिपुर के लिए हालात अच्छे नहीं है। रवि हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं। रवि, 27 मार्च को हाईकोर्ट के फैसले के बाद से लगातार हिंसा का दौर 3 मई से देखने को मिला और अब राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पर हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि वो जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे, सामाजिक प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी तकरीबन 11 बजे मणिपुर पहुंच जाएंगे। वहां पर वो पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात करने वाले हैं, राहत शिविर में भी जाएंगे और जो पीड़ित लोग हैं उनके दुख दर्द को साझा करने की कोशिश करेंगे। हालांकि देखिए मणिपुर के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है। केंद्र सरकार पर हमला बोला गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर हमला बोला गया कि प्रधानमंत्री विदेश जाते पर मणिपुर नहीं जाते हैं, और कई बातें कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई कि एक छोटा राज्य भले ही, पर चिंता जो है जाहिर नहीं की जा रहा है। भारत सरकार के किसी भी मंत्री ने मणिपुर का जिक्र नहीं किया, वहां के हिंसा के बारे में जिक्र नहीं किया, किसी भी केंद्रीय मंत्री ने मणिपुर का दौरा नहीं किया। कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर भी गया, वहां से रिपोर्ट भी बनाया गया और रिपोर्ट के बाद ये कहा गया कि हम राष्ट्रपति को ये पूरा जो ज्ञापन है वो सौंपना चाहते हैं और वहां पर राष्ट्रपति शासन की मांग, राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की गई। तो लगातार कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर हमलावर है केंद्र की सरकार पर, और इसी बाबत जो है राहुल गांधी भी आज मणिपुर पहुंच रहे हैं, पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद राहुल गांधी की तरफ से भी प्रतिक्रिया निकल कर आएगी। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी क्या प्रतिक्रिया वहां से देते हैं। हालांकि राहुल गांधी से पहले तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर कई सारे सवाल उठा चुके हैं। बिल्कुल रवि, मैं एक और विषय आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से मणिपुर सरकार अभी हाल ही में कहा जा रहा है कि फैसला लेने वाली है कि नो वर्क नो पे, ऐसे में कुकी समुदाय के वो तमाम लोग जो कि राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं वो नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हम इम्फाल वापस आते हैं या फिर चुराचांदपुर वापस आते हैं तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, हमारी हत्या तक हो सकती है। ऐसे में क्या राहुल गांधी का ये दौरा उनके लिए सौहार्दपूर्ण माहौल लेकर के आएगा या एक सांत्वना लेकर के आएगा? देखिए, राहुल गांधी की तरफ से कोशिश रहेगी कि पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात कर सके, उनके दुख दर्द को साझा कर सके और वहाँ के जो हालात है उसके बारे में वो जायजा ले सके और उसके बाद देश के सामने अपनी बात रख सके। तो कवायद अभी राहुल गांधी की तरफ से यही होगी कि पीड़ित जो पक्ष है उनसे मुलाकात करना, उन तक पहुँचना और राहत शिविर तक जाना, और जिन लोगों तक मदद नहीं पहुँची है उन तक मदद कैसे पहुँचाई जा सकती है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पहले ही कहा गया था कि आप जितना ज़्यादा हो सके वहाँ पर मदद पहुँचाने का काम कीजिए और राहत शिविरों में लोग जो फंसे हुए हैं, जिनको तकलीफ हुई है, उन तमाम लोगों तक पहुँचिए और उनकी मदद कीजिए। तो ऐसे में अब राहुल गांधी वहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ पर वो राहत शिविर जाएंगे और कोशिश यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मदद पहुँचाई जाए, क्योंकि कई लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया है, कई लोगों पर धारदार हमले हुए हैं, कई लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हैं, घायल भी हैं। तो उन तक पहुंचने की कोशिश होगी राहुल गांधी की और दुख दर्द बांटने की कोशिश होगी और फिर केंद्र सरकार पर हमला भी किया जाएगा। तो देखना ये होगा कि राहुल गांधी मणिपुर से केंद्र सरकार पर हमला बोलते हैं या फिर दिल्ली आकर कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इसमें मणिपुर के बारे में बताते हैं। बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबर पर आपकी जरूरत होगी। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा है, लखीसराय में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। अशोक धाम मंदिर में भी करेंगे पूजा अर्चना। बड़ी खबर, अहम जानकारी, लखीसराय में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। अशोक धाम मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले। बेहद खास है ये दौरा गृह मंत्री अमित शाह का, क्योंकि देखिए 9 सालों के अंदर
पिछले 9 साल का जो कार्यकाल रहा है केंद्र सरकार का, उस दौरान केंद्र सरकार ने जो देश के तमाम नागरिकों के लिए जो योजना चलाई है, जिनके लाभार्थी राज्यों में मौजूद है, उनसे भी सीधा संवाद होगा। तो अब ग्राफिक्स के जरिए ये समझना भी जरूरी है कि आखिरकार किस रणनीति के तहत लखीसराय का दौरा कर रहे हैं अमित शाह। मुंगेर लोकसभा में बीजेपी ने कभी भी जीत दर्ज नहीं की है। एनडीए की ये सीट नीतीश कुमार के खाते में हमेशा से रही है। 2014 की अगर बात की जाए तो बीजेपी की मदद से एलजेपी की जीत यहां पर हुई थी। मुंगेर में खासकर लखीसराय जिले की अगर बात की जाए तो इस हिस्से में भूमिहार वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बीजेपी यहां भूमिहार चेहरे के तौर पर विजय सिन्हा पर दांव लगा सकती है। पिछले कुछ दिनों से विजय सिन्हा लगातार यहां एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि अमित शाह जब यहां पर पहुंचेंगे तो विजय सिन्हा की जो भूमिका है वो भी मुखरता के साथ लोगों के सामने आएगी। और केंद्र सरकार ने अभी तक यानी कि 9 साल के कार्यकाल में जो लोगों के लिए काम किए हैं वो सीधे तौर पर लोगों को कन्वे कर पाएंगे, डिलीवर कर पाएंगे कि आखिरकार आपके लिए क्या काम हुआ। और अगर राज्य में आप बीजेपी को मौका देते हैं पूर्ण बहुमत के साथ में, तो आपके लिए और क्या कुछ काम हो सकते हैं। अगर केंद्र में रहकर हम आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, तो अगर राज्य में हमारी सरकार बनती है तो क्या कुछ मौके हैं, क्या कुछ वो योजनाएं हैं जो आप तक पहुंच सकती हैं। इस बात का जिक्र अमित शाह जरूर करेंगे। तो लखीसराय का दौरा हर मामले में बेहद खास हो जाता है, क्योंकि मुंगेर में बीजेपी का होल्ड लगभग ना के बराबर रहा है। राजीव मोहन ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं पटना से हमारे साथ में लाइव। राजीव, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अमित शाह का दौरा है। अमित शाह का दौरा हर लिहाज से बेहद खास हो जाता है, क्योंकि मुंगेर के अंदर बीजेपी की क्या स्थिति है किसी से छिपी नहीं हुई है। विजय सिन्हा एक प्रबल दावेदार, प्रबल चेहरे के तौर पर उभर सकते हैं या उभर रहे हैं, ये कहा जाए। उनकी सक्रियता किसी से छिपी नहीं हुई है। ऐसे में अमित शाह का दौरा उनकी दावेदारी को और कितना प्रबल करेगा? देखिए, मैं बता दूं कि मैं अभी जो बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है, मैं वहीं पर मौजूद हूं। यहाँ बिल्कुल यहाँ कार्यकर्ता और नेता कोई नहीं, जबकि 10 बज रहे हैं, 10 बजे से ऊपर हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ से लोग जो हैं लखीसराय गए हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पहुँच गए हैं और तैयारियाँ कर ली गई। देखिए, जो लखीसराय में जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो दौरा है या जनसभा को संबोधित करना है, उसके कई राजनीतिक मायने अभी से लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र है, उसी में लखीसराय आता है। वहाँ 6 विधानसभा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा ने वहाँ भाजपा के द्वारा जो अमित शाह का वहाँ जो दौरा हो रहा है, उसका मतलब ये है कि वहाँ के लोकसभा क्षेत्र और जो विधानसभा है उसको प्रभावित किया जाए और भाजपा के पक्ष में करने की कोशिश की जाए। इसके अलावा उसके आसपास जो 3 लोकसभा है, उसके 20 विधानसभाओं को भी एक टारगेट में लेने की बात कही जा रही है। ऐसा बीजेपी की ओर से चर्चा है। और जहां तक उम्मीदवारी की बात है, तो देखिए, पिछले 8 लोकसभा के वहां पर चुनाव हुए हैं, लेकिन अभी तक भाजपा का कोई भी उम्मीदवार वहां नहीं हुआ। हमेशा किसी न किसी गठबंधन के हाथों में वो सीट गया और वहां के गठबंधन के उम्मीदवार जीते हैं। लेकिन इस बार भाजपा कोशिश कर रही है कि जो मुंगेर विधानसभा है, वो किसी तरह से वहां जो है भाजपा का कोई उम्मीदवार खड़ा हो। तो इसकी तैयारी चल रही है। जब नामों की चर्चा आपने की है, विजय सिन्हा का नाम, तो बिल्कुल वो प्रबल दावेदार हैं। उनके यहाँ कोर कमेटी की बैठक भी हुई है और लगातार लखीसराय में रहते हैं और दौरा करते हैं। इसके अलावे भी कई नामों की चर्चा है। मैं उसकी जिक्र करना चाहूंगा इस अवसर पर कि इस इलाके में क्योंकि भाजपा को यहाँ से जीत दर्ज करनी है, तो इसलिए गिरिराज सिंह जो बेगूसराय के सांसद हैं और मंत्री हैं केंद्र में, उनकी भी नामों की चर्चा है। उसके बाद राकेश सिन्हा है, वहाँ के स्थानीय है, उनके नामों की चर्चा है। 2014 में बीना देवी यहाँ से चुनाव जीतती थी, उनकी भी चर्चा है। तो चर्चाएं कई हैं, लेकिन अब किसके पक्ष में ये जाएगा
इसको उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन ये तय है कि ये चूंकि बिल्कुल राजीव, ऐसे में लोगों से कनेक्ट करना एक अहम जिम्मेदारी होगी, जो जिम्मेदारी शायद अमित शाह निभाने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच तमाम दर्शकों को छत्तीसगढ़ से बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। क्या है बड़ी खबर, समझिए। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम बने हैं टीएस सिंहदेव। ये इस समय की बड़ी और अहम जानकारी है। टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस आलाकमान का धन्यवाद किया है, कांग्रेस अध्यक्ष का भी धन्यवाद किया है टीएस सिंहदेव ने। बहुत ही सौम्य राजनेताओं में से एक टीएस सिंहदेव, स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए इन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन टीएस सिंहदेव ने बहुत ही प्रखरता मुखरता के साथ में किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है, ये कहते नजर आए हैं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम। तो वहीं छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री नियुक्त होने के बाद टीएस सिंहदेव ने आलाकमान का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। के अनुरूप निभाओ, सबको साथ लेके चलना है और कोशिश करना है कि सीमित समय में भी जो कुछ कर सकें मिलजुल के हम लोग सबको कांग्रेस के भले के लिए, पार्टी के भले के लिए, छत्तीसगढ़ के भले के लिए, छत्तीसगढ़ के नागरिकों के लिए प्रयास करना है। सबसे जरूरी है कि जिम्मेदारी निभा सके हम लोग अपनी अपनी जगह, जहां जहां है जो जिम्मेदारी रहेगी मिलके करेंगे तो अच्छे, हमेशा बहुत अच्छे परिणाम है। उप मुख्यमंत्री को अलग से कोई काम में अलग से कोई प्रभार नहीं होता, एक दर्जा मिला है प्रोटोकॉल में, शायद उसमें कोई दर्जा की बात हो, बाकी तो जिम्मेदारियां विभाग की हैं, उन्हीं को निभाना है। और सबसे जरूरी है कि मिल के साथ सब कोई को चलना है। छत्तीसगढ़ की पहचान जो बनी है उसे और प्रगाढ़ करते रहना है और लोगों ने जो विश्वास 2018 में दिया था उसके लिए पहल करना है कि दोबारा हम लोगों को वो विश्वास मिल सके। रवि जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ में। रवि, देखिए, एक तरफ राहुल गांधी जब मणिपुर जाने वाले थे, उससे पहले कल दिल्ली के अंदर एक अहम बैठक चल रही थी। बैठक थी छत्तीसगढ़ को लेकर के। लगातार कयास ही लगाए जा रहे थे कि शायद भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में जिस तरीके की तनातनी देखने को मिलती है, उस तनातनी को उबारने के लिए कुछ एक ब्रह्मास्त्र निकलेगा। वो ब्रह्मास्त्र टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाना होगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। फिलहाल ये हो चुका है, टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम बन चुके हैं और उन्होंने बहुत ही ज्यादा सहृदयता के साथ आभार भी व्यक्त किया है आलाकमान का। बिल्कुल पूजा, देखिए, एक लंबे समय के बाद टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाया गया है, क्योंकि देखिए मांग और पहले जो बात हुई थी उसका जिक्र बार बार किया जाता था छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कि 3 साल और 2 साल का फॉर्मूला तय किया गया है, यानी कि 2 साल एक मुख्यमंत्री और दूसरा मुख्यमंत्री 2 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, यानी कि 5 वर्षों का कार्यकाल होगा। पर ऐसा हुआ नहीं। अब देखिए चुनाव को कुछ महीने बचे हैं और उससे पहले टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो जो नाराज खेमा था उसे खुश करने की कोशिश आलाकमान के द्वारा की गई है कि किसी तरीके से जो नाराजगी है वो दूर हो जाए और इसका नुकसान विधानसभा चुनाव में ना उठाना पड़े। तो कोशिश अब यही है कि जिन राज्यों में गुटबाजी है, जो नाराज खेमा है, जो नाराज नेता है, उन्हें संतुष्ट किया जाए ताकि नुकसान कांग्रेस पार्टी को ना हो। पर अब एक बात राजस्थान से भी उठने लगी है कि वहां पर भी गुटबाजी बहुत ज़्यादा तेज है, बयानबाजी छत्तीसगढ़ से ज़्यादा तेज है। तो छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान के मसले को कांग्रेस आलाकमान कैसे सुलझाएंगे? हम अगर छत्तीसगढ़ की बात कर लें रवि, तो छत्तीसगढ़ में अभी एक और नाम रह गया है जिसके मन में असंतोष है। वो नाम है मोहन मरकाम का। मोहन मरकाम को किस तरीके से सेटल डाउन किया जाएगा, ये बात भी उठने लगी है कि डिप्टी सीएम का पद देकर के भले ही टीएस सिंहदेव के समर्थकों को शांत कर दिया गया हो, क्योंकि टीएस सिंहदेव तो खुद में कभी उग्र थे भी नहीं, उनके समर्थक उग्र थे, लेकिन मोहन मरकाम को कैसे शांत किया जाएगा? पूजा, देखिए, मोहन मरकाम की जहां तक बात है तो उनका कार्यकाल 3 वर्षों का बतौर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में समाप्त हो चुका है। उनसे भी पूरी संगठन के बारे में कल जानकारी ली गई है और एक जो खबर निकल कर आ रही है, जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि संगठन में एक बड़ा फेरबदल छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द होने वाला है, जिसमें वर्किंग प्रेसिडेंट लगाए जाएंगे, कुछ
जिला अध्यक्षों को भी बदला जाएगा और कुछ नए लोगों को भी मौका मिलेगा। तो संगठन में भी बदलाव होना है। फिलहाल तो ये कहा जा सकता है रवि कि छत्तीसगढ़ में अभी और भी बदलाव होने हैं, जिसका इंतजार सभी को करना चाहिए। बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। राजस्थान के भरतपुर से बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। भरतपुर से क्या है बड़ी खबर, समझिए। आज भरतपुर के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। नदबई में जनसभा को करेंगे संबोधित। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर नड्डा रैली भी करेंगे। चुनाव से पहले वोटों को साधने की कवायद के तौर पर इसको देखा जा रहा है। तो नदबई में बीजेपी का मिशन राजस्थान का आगाज होने वाला है। जेपी नड्डा नदबई में मोदी सरकार के 6 साल, माफ कीजिएगा 9 साल के जो कार्यकाल रहे हैं उसके पूरे होने पर जिस तरह की योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई गई हैं, उन योजनाओं को धरातल पर किस तरह उतारा गया, सफलता के साथ में लोगों तक पहुंचाया गया, इस बात का जिक्र करते नजर आएंगे। 30 मई से लेकर 30 जून तक की तारीख सुनिश्चित हुई थी बीजेपी आलाकमान की तरफ से। इस बीच ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे कि भरतपुर जिले की विधानसभा सीटों पर बीजेपी का पूरा फोकस रहने वाला है। कल यहाँ पे आ रहे हैं भरतपुर में 80 करोड़ की जनता को 2017 के चुनाव में भरतपुर जिले की एक भी सीट बीजेपी के खाते में नहीं गई थी। बीजेपी यूं भी कह सकते हैं कि जीत नहीं सकी थी। 2023 की अगर बात करें तो कमजोर सीटों पर पूरा फोकस बीजेपी लगा रही है। राजस्थान बीजेपी चुनाव से पहले वोटरों को साधने के लिए कोशिश कर रही है और इसी कोशिश का परिणाम है, या यूं कह सकते हैं कि इसी कोशिश का रिफ्लेक्शन जेपी नड्डा की ये जनसभा होगी, जब भरतपुर पे पूरा फोकस रखते हुए भरतपुर की तमाम विधानसभा सीटों को टारगेट करेगी बीजेपी। लोकसभा सीट को भी टारगेट करेगी, जब जेपी नड्डा तमाम 9 सालों के जो कार्यकाल के दौरान तमाम योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई गई हैं, उन योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देंगे और बताएंगे कि क्या कुछ बेहतरी के लिए काम किए गए हैं। इस बीच बीजेपी का एक्शन मोड ऑन हो चुका है। तमाम तस्वीरें आपको बता रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। तो न्यूज रूम से खबरों के इस सफर में फिलहाल यहीं तक, लेकिन ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।